नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजरी मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, एचएमबी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, नैनी, प्रयागराज। आज मैं आपको मार्क्सियन थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बताऊंगी। यह थ्योरी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी प्रयागराज में एमए फोर्थ सेमेस्टर पेपर 4 और बीए थर्ड ईयर के पेपर 3 में कोर्स सिलेबस में है। कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का प्रोफाउंडर माना जाता है। उनका नाम इतिहास के सर्वाधिक प्रभावशाली चिंतकों में रखा जाता है क्योंकि उनकी दो कृतियों कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल ने एक समय दुनिया के कई देशों और करोड़ों लोगों पर राजनैतिक और आर्थिक रूप से अपना महत्वपूर्ण और डिसाइसिव असर डाला था। रशियन रिवॉल्यूशन के बाद यूएसएसआर का जो उदय हुआ वो इसका ज्वलंत उदाहरण है। 20th सेंचुरी में मजदूरों ने रशिया, चाइना, क्यूबा और कई अन्य देशों में शासक वर्ग को उखाड़ फेंका और संपत्ति और उत्पादन के साधनों को अपने नियंत्रण में या अपने अधिकार में ले लिया। मार्क्स के सिद्धांत के बारे में डिटेल में कुछ जानने से पहले इनकी अजम्पशंस को समझ लेना ठीक होगा। तो मार्क्स के सिद्धांत की जो प्रमुख अजम्पशंस हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1, there are two principal classes in the society. First, bourgeoisie and second, proletariat. समाज में दो वर्ग होते हैं। प्रथम वर्ग बुर्जुआ वर्ग या बुर्जुआसी, जिसे हम पूंजीपति वर्ग भी कहते हैं, और दूसरा वर्ग है श्रमिक वर्ग, जिसे सर्वहारा वर्ग का नाम भी दिया जाता है। बुर्जुआ या पूंजीपति वर्ग वह वर्ग है जिसके पास समाज की टोटल वेल्थ होती है। समाज की कुल संपत्ति बुर्जुआ क्लास के पास ही होती। जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, प्लांट, लैंड, मशीनरी, इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा, इन सबका ओनर कैपिटलिस्ट क्लास ही होता है। दूसरा प्रोलेटेरिएट क्लास केवल अपना श्रम बेचता है, उसके पास बेचने के लिए अपना श्रम ही होता है। और बुर्जुआसी क्लास को हैव्स एंड ऑप्रेसर क्लास भी कहा जाता है और प्रोलेटेरिएट क्लास को हैव नॉट्स या ऑप्रेस्ड क्लास भी कहा जाता है। इनकी सेकंड असम्पशन है वेजेस आर डिटरमिन्ड एट सबसिस्टेंस लेवल। मजदूरी निर्वाह स्तर पे होती है, मतलब श्रमिक अपना श्रम बेचकर केवल इतनी आय ही प्राप्त कर पाते हैं कि वो सरवाइव कर सके, निर्वाह कर सके। दूसरे शब्दों में उनके पास सेविंग्स या बचतें बिल्कुल भी नहीं होती, और क्योंकि उनके पास बचतें नहीं होती हैं इसलिए उनके पास पूंजी या दूसरे उत्पादन के साधन नहीं होते जो उन्हें एडिशनल इनकम प्रदान कर सके, जो उन्हें अतिरिक्त आय कुछ प्रदान कर सके। उन्हें अपनी सेवाओं को बेचने के लिए पूंजीपति वर्ग के पास जाना ही होता है और पूंजीपति वर्ग उनकी सेवाओं के बदले उनको केवल निर्वाह के बराबर भुगतान करता है। मतलब कहने का ये मतलब है कि पूंजीपति वर्ग या कैपिटलिस्ट क्लास श्रमिकों को उनकी प्रोडक्टिविटी के अकॉर्डिंग पे नहीं करता है, बल्कि केवल इतना पे करता है कि वो जीवित कर सके, उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। तृतीय मान्यता है लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू होल्ड्स गुड, मतलब यह सिद्धांत मूल्य के श्रम सिद्धांत पर आधारित है। लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे बेस्ड है। मूल्य का श्रम सिद्धांत क्या होता है? मूल्य का श्रम सिद्धांत यह बताता है कि किसी वस्तु के मूल्य का जो मूल स्रोत है वो श्रम होता है। किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उसके उत्पादन में लगने वाली श्रम की मात्रा के आधार पे होता है। तो मूल्य निर्धारण का एकमात्र स्रोत केवल श्रम है। और रही बात पूंजी के योगदान की, तो मार्क्स का ये मानना है कि पूंजी भी संचित श्रम का ही प्रतिरूप है। इस प्रकार पूंजी किसी वस्तु में कोई मूल्य सृजित नहीं करती है, इसलिए मूल्य के निर्धारण में उसका कोई रोल भी नहीं होता है। वो वस्तु को केवल अपना मूल्य ट्रांसफर करती है। तो ऐसे में मूल्य के निर्धारण का जो एकमात्र स्रोत है वो श्रम हो जाता है। तो किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण उसमें लगने वाली श्रम की मात्रा के आधार पे होता है। उदाहरण के लिए जैसे हम मान लें कि एक जोड़ी जूता के उत्पादन में किसी लेबरर को 5 घंटे का समय लग जाता है, तो उस जूते की जोड़ी का मूल्य 5 घंटे का श्रम हुआ। इसे मुद्रा के पदों में भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। मतलब यदि 1 घंटे के श्रम के बदले उस मजदूर को 20 रुपए मिल रहे हैं, तो 5 घंटों के श्रम के बदले उसे 20 into 5 मतलब कुल 100 रुपए मिलेंगे। तो उस वस्तु या जूते की जोड़ी का मूल्य 100 रुपीज हो जाएगा। फोर्थ, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आर ओन्ड बाय द कैपिटलिस्ट। उत्पत्ति के जितने भी संसाधन हैं, श्रम को छोड़कर उत्पत्ति के जितने भी संसाधन हैं
वो सारे के सारे पूंजीपति वर्ग के नियंत्रण में होते हैं। मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लांट, ये सारी की सारी चीजें पूंजी, रॉ मटेरियल भी, ये सारी की सारी चीजें पूंजीपति वर्ग के नियंत्रण में होती हैं। फिफ्थ, कैपिटल इज ऑफ टू टाइप्स, कांस्टेंट कैपिटल एंड वेरिएबल कैपिटल। पूंजी दो प्रकार की होती है। प्रथम कांस्टेंट कैपिटल, जिसे कि हम स्थिर पूंजी या फिक्स कैपिटल भी कहते हैं, और दूसरी परिवर्ती पूंजी। तो स्थिर पूंजी या फिक्स कैपिटल या कांस्टेंट कैपिटल के अंतर्गत प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा आदि को रख दिया जाता है। और दूसरी ओर जो परिवर्ती पूंजी है, उसमें पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों को किए जाने वाले भुगतान को रखा जाता है। तो इस प्रकार स्थिर पूंजी में पूंजी पर संपत्ति, जिसे हम कैपिटल, लैंड, मशीनरी इत्यादि कहते हैं, उनका मूल्य आ जाता है। और परिवर्ती पूंजी में पूंजीपति वर्ग द्वारा श्रमिकों को दिया जाने वाला भुगतान आ जाता है, श्रमिकों को दिया जाने वाला धन आ जाता है। नेक्स्ट, कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉइट द वर्कर्स। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का शोषण करता है। पूंजीपति वर्ग श्रमिकों का कोई वेल विशर नहीं होता, उनका कोई हितैषी नहीं होता। वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहता है और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए श्रमिकों का शोषण करता जाता है, उनको एक्सप्लॉइट करता जाता है। सेवेंथ, लेबर इज होमोजीनियस एंड परफेक्टली मोबाइल। लेबर इज होमोजीनियस का मतलब ये कि श्रमिक की जितने भी श्रमिक हैं वो समान कुशलता की होते हैं, इक्वली एफिशिएंट होते हैं, उनमें कोई अधिक कुशलता का हो या कुछ कम कुशलता को ऐसा नहीं पाया जाता है। वास्तव में ये अजम्पशन इसलिए ली जाती है जिससे कि स्मूथ वे में थ्योरी को एक्सप्लेन किया जा सके। इसके अलावा लेबर इज परफेक्टली मोबाइल ऑल्सो, जिसका मतलब ये है कि मतलब लेबर इज परफेक्टली मोबाइल का मतलब ये है कि लेबर कहीं भी आ जा सकता है। पूंजीपति वर्ग उसे जब चाहे उसे काम पे लगा सकता है और जब चाहे उसे काम से निकाल सकता है। तो लेबर की मोबिलिटी परफेक्ट होने का मतलब यहाँ पे यही है कि श्रमिक को आसानी से काम पे लगाया जा सकता है और आसानी से काम से निकाला भी जा सकता है। एट्थ, परफेक्ट कंपटीशन इन द इकोनॉमी। मार्क्स ने यह भी मान्यता ली है कि इकोनॉमी में या मार्केट में परफेक्ट कंपटीशन पाया जाता है। लेकिन उनकी परफेक्ट कंपटीशन की जो अजम्पशन है, वो जो उनकी ट्रेडिशनल अजम्पशन है, जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने परफेक्ट कंपटीशन की जो मान्यता ली है मार्शल इत्यादि ने, उससे थोड़ी भिन्न है। न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये लिया है कि मार्केट में लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं और इस कारण फर्म इज सिंपली प्राइस टेकर। फर्म केवल कीमत का निर्धारण करती है, प्राइस टेकर होती है और होमोजेनियस प्रोडक्ट होते हैं। तो ये तीन मेन फीचर है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट के। फर्म का इतना मतलब परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म इतनी या कोई भी इन्वेस्टर इतना केपेबल नहीं होता कि मार्केट की सप्लाई पर अपना कोई भी इफेक्ट डाल सके। बल्कि परफेक्ट कंपटीशन से यहाँ पे मार्क्स का मतलब ये है कि फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स। मार्क्स का मतलब परफेक्ट कंपटीशन से केवल इतना है कि कोई भी इन्वेस्टर या कोई भी पूंजीपति जब चाहे और जहां भी चाहे अपनी फर्म लगा सकता है, जहां चाहे निवेश कर सकता है और जब चाहे अपने निवेश को हटा सकता है। तो ऑब्वियसली जिस सेक्टर में उसे हाईएस्ट रिटर्न मिलेगा वो वहीं पे इन्वेस्ट करेगा। तो परफेक्ट कंपटीशन इन इकोनॉमी का मतलब यही है कि जो निवेश करता है वो उन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ पे उन्हें हाईएस्ट रिटर्न मिलता है। नाइन्थ, नेशनल इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन टर्म्स ऑफ वेजेस एंड प्रॉफिट्स। राष्ट्रीय आय का लाभ में एवं मजदूरी में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहने का ये मतलब है कि राष्ट्रीय आय के दो कंपोनेंट होते हैं। राष्ट्रीय आय दो वर्गों के पास जाती है। पूंजीपति वर्ग के पास राष्ट्रीय आय का जो भाग जाता है उसे लाभ कहते हैं, वो लाभ के रूप में जाता है। और श्रमिक वर्ग के पास राष्ट्रीय आय का जो भाग जाता है वो मजदूरी कहलाता है, कुल टोटल वेज बिल कहलाता है, जिसे हम वेजेस भी कह सकते हैं। तो राष्ट्रीय आय इन दो वर्गों पे डिस्ट्रीब्यूट होती है। मार्क्स का विकास का सिद्धांत अत्यंत विस्तृत है और इसके कई एस्पेक्ट्स, इसके कई आयाम हैं। इसके जो प्रमुख आयाम हैं वो इस तरह से हैं। नंबर 1, मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की भौतिकतावादी व्याख्या। इसका सेकंड एस्पेक्ट है सरप्लस वैल्यू या अतिरेक मूल्य का सिद्धांत। थर्ड, कैपिटल एक्यूमुलेशन या पूंजी का संचय। फोर्थ, कैपिटलिस्ट क्राइसिस या पूंजीवाद
पूंजीवादी संकट या पूंजीवादी विनाश भी जिसे हम कहते हैं। तो अब हम इन आयामों की एक एक करके विस्तृत विवेचना करेंगे। मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। मार्क्स ने अपने बुक कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में हिस्ट्री की मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन की है। हिस्ट्री की भौतिकतावादी व्याख्या की है। हिस्ट्री की मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन यह बताती है कि पास्ट में विभिन्न समय में समाज का जो स्वरूप रहा है, सोसाइटी का जो नेचर रहा है, या जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स रहे हैं, उनके पीछे कोई सुपरनेचुरल पावर या आइडिया या चांस नहीं है, बल्कि लोगों की सराउंडिंग का जो मटेरियल रहा है, आसपास की जो भौतिक चीजें रही हैं, जो वस्तुएं रही हैं, उन्होंने समाज के स्वरूप को निर्धारित किया है। तो ये मटेरियल ही है जो सोसाइटी के नेचर को डिटरमिन करता है, और मटेरियल कंडीशंस चेंज हो जाने पर समाज का स्वरूप भी परिवर्तित हो जाता है। प्रोडक्शन रिप्रेजेंट्स द मटेरियल फैक्टर्स एंड सोसाइटी चेंजेस विद चेंजिंग मटेरियल कंडीशन। इसका मतलब ये है कि किसी भी समय जो उत्पादन होता है वो उस समय के मटेरियल फैक्टर्स और मोड ऑफ प्रोडक्शन पे निर्भर करता है। मतलब यदि आपके पास मटेरियल फैक्टर या रिसोर्सेज के नाम पर कुछ सिंपल से और बेसिक से टूल्स हैं, तो आप नेचर से अकॉर्डिंगली थोड़ा ही बहुत एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और आपके प्रोडक्शन का साइज बहुत कम होगा, जैसा कि पुराने समय में होता था। और इसी तरह से अगर आपके पास अच्छी मटेरियल कंडीशन है, आपके पास अच्छी मशीनरी एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है, तो आप नेचर से ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और आपके प्रोडक्शन का जो साइज है वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो मटेरियल कंडीशन चेंज हो जाने पर सोसाइटी का स्वरूप भी चेंज हो जाता है। तो मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री का जो एसेंस है वो ये है कि हिस्ट्री या हिस्टोरिकल इवेंट्स किसी ईश्वर या सुपरनेचुरल पावर द्वारा रचित नहीं है, और ना ही ये अपने आप संयोगवश ये घटनाएं घट गई हैं, बल्कि हिस्टोरिकल इवेंट्स जो है वो निश्चित नियमों का अनुसरण करते हुए हैं। जो भी हिस्टोरिकल इवेंट्स है वो कुछ निश्चित नियमों का अनुसरण करते हुए हुई हैं और नए नए सामाजिक स्वरूपों को सामने लाए हैं। और इन निश्चित नियमों को अगर हम जान लें तो हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि भविष्य में समाज का स्वरूप क्या होगा, कैसा होगा। मार्क्स की थ्योरी काफ़ी बड़ी है और इसके अभी और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको कि अभी कवर करना है, क्योंकि सारे ही एस्पेक्ट्स एक ही वीडियो में कवर करने पर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर उसे अपलोड करने में और स्टूडेंट्स द्वारा उसे डाउनलोड करने में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं। तो मार्क्स की थ्योरी के दूसरे फीचर्स और दूसरे एस्पेक्ट्स में अब आगे के वीडियोस में कवर करूंगी और जल्दी ही अपलोड करूंगी। तो ये वीडियो अब मैं यही समाप्त करती हूँ, और समाप्त करने से पहले मैं आप सभी से ये अपील करती हूँ, आप सभी से मतलब मेरे जो स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं अथवा और कोई भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मेरी अपील है कि कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें, घर से बाहर तभी निकलें जब बहुत ज़रूरी काम हो, अपनी अपने परिवार की और अपने आसपास के स्थान की स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार साबुन से मलमल कर 20 सेकंड तक मलमल कर धोते रहें, आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करके रखें, और कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु वो सारे उपाय जिनसे अब आप सभी लोग परिचित हो ही गए हैं, उनको जरूर अपनाएं। धन्यवाद।